हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना जो चैप्टर देख रहे थे, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा इसका फर्स्ट पार्ट फिज़िकल एंड केमिकल चेंज का। और उसमें मैंने आपको एक टॉपिक बता रहा था, चेंजेस ऑक्योरिंग इन ए केमिकल चेंज, राइट। और ये टॉपिक जब मैं बता रहा था तो मैं बोला था कि इस टॉपिक को मैं इलाबरेट करूँगा नेक्स्ट डे के क्लास में, ठीक है। तो आज हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि व्हाट वेयर द चेंजेस दैट इज ऑक्योरिंग ड्यूरिंग केमिकल चेंज, मतलब कैसे पता करेंगे कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज हो रहा है बाबू, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके कि ये चीज़ होने चाहिए। जैसा पहला अगर हम समझे तो पहला बात होता है कि चेंज इन कलर। अगर क्या हो रहा है कि कोई भी सबस्टांस में रिएक्शंस के द्वारा जब कोई रिएक्शंस हो रहा है तो उसमें उसके सबस्टांस में कलर में चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक मेटल जो होता है, जनरली अगर हम बात करें मेटल में लोहा आयरन की, ठीक है, तो ये इस पर जनरली क्या होता है, इस पर कोटिंग लगने लगता है किसका, एक रेडिश ब्राउन कलर का, किसका, रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग लगने लगता है। रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग लगने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट। और मैंने ये भी बताया था ये तभी लगेंगे जब इसके लिए दो कंडीशन है, एक तो हमारा एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर मौजूद है वो, और दूसरा मैंने बताया था ऑक्सीजन। क्या बताया था, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग चढ़ने लगता है उसके ऊपर, इसका मतलब क्या, उसका कलर में चेंजेस देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से मैंने बताया था स्पून के बारे में कि अगर जो कोई स्पून है, सिल्वर का स्पून है, चांदी का चम्मच है, उसमें क्या होता है, उसकी डलनेस, उसकी जो शाइनिंग होती है चांदी की, वो उतरने लगती है। आप देखे होंगे जो लेडीज़ वगैरह में, या अगर फीमेल्स की बात करें, उन लोग क्या करते हैं, पायल जो पहनते हैं वो सिल्वर का होता है बना हुआ, तो वो देखिएगा कि वो पानी लगने से क्या होता है, धीरे धीरे उसका कलर क्या होता है, ख़राब होने लगता है, ठीक है, तो टार्निश्ड होने लगता है। तो ये क्या होता है, जनरली उस पर क्या होता है, उसका कलर में चेंजेस आ रहा है। कलर में चेंज होना मतलब क्या हो रहा है कि वो फिजिकल उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि ये जो मेटेलिक सिल्वर होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर, आपको बताया था ये मौजूद हो, ये कैसे निकलते हैं, जो व्हीकल के से जो गैस निकलती है, ठीक है, जो फ्यूल जब बर्न होते हैं, ईंधन जब बर्न होता है तो उसका जो गैस निकलती है उसको हमें सल्फर बोलते हैं। और जैसे ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये बनाते हैं आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनाते हैं, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी आपको इतना डिटेल नहीं समझना है, बस समझिएगा कि ये जो मैंने बताया कि रस्टिंग में क्या होता है, और ये क्योंकि ये आपका लेवल का थोड़ा अप है, 8 में आपको ये पढ़ना है फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इतना डीप नहीं जाना है आपको। नेक्स्ट दूसरा लक्षण देखने को मिल सकता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब उसके स्टेट में, उसके रूप में बदलाव। जैसे कि अगर हम लिक्विड को क्या करेंगे, लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो इवापोरेट होकर के वेपर में बदलेगा, तो वो देखिएगा पहले वो लिक्विड था, अब वो क्या चीज़ में बदल रहा है, वेपर, यानी कि हम कह सकते हैं वो गैस में बदल रहा है। तो उसके स्टेट में, रूप में बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो ये भी एक किसका रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जहाँ पे ये कुछ सिम्टम्स आपको, ऐसे क्या होता है ना कि हम लोग को अगर कोई डिजीज़ होता है, बीमारी होती है, तो उसका लक्षण देखने को मिलता है कि अगर भाई पता है कि अगर खांसी हो रहा है, या क्या बोलते हैं, बुखार लग रहा है, सर्दी हो गई है, तो पता चलता है कोई बुखार आ जा रहा है तो टाइफाइड में होता है भाई ऐसा। तो इसी तरीके से कुछ लक्षण होते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, अगर वो केमिकल चेंज है तो उसमें कलर का चेंज होना कंपलसरी है, स्टेट का चेंज होना कंपलसरी है। चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था स्मेल के बारे में। केमिकल रिएक्शन होता है तो फूड क्या होता है ना, बहुत सारे देखिएगा, बहुत सारे खाना जो होता है ना उसको छोड़ देता है तो ख़राब हो जाता है, जो खट्टा महकने लगता है, ठीक है, रिएक्शन की वजह से स्पॉइल्ड हो जाता है, और वो बहुत गंदा स्मेल भी करता है अगर उसको कुछ देर बाद छोड़ दे। तो ये भी एक रीज़न है किस चीज़ का, आपका केमिकल रिएक्शन का, जिसको चेंज इन ऑर्डर या जिसको हम लोग स्मेल से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं अब हम। नेक्स्ट पार्ट में मैंने उस दिन बताया था चेंज इन टेम्परेचर। मैंने ये बताया था, पहले एक बात समझ लो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है बाबू ध्यान से देखना यहाँ, ठीक है, थोड़ा चीज़ें नया है इसलिए आप लोग को हो सकता है इशू हो, लेकिन आप समझोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा। केमिकल रिएक्शन में जब भी एनर्जी की बात करें बाबू या टेम्परेचर की बात करें तो दो तरीके से एनर्जी निकलते हैं। एक होता है आपका एक्सोथर्मिक, ध्यान से समझना, और एक होता है आपका एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सो मतलब आउटसाइड, क्या होता है, आउटसाइड, और इंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड, नाम से पता चल रहा है इंडो, है ना। तो
जब हीट एनर्जी क्या होगा, बाहर निकलेगा, मतलब बाहर की ओर, मतलब हम बोल रहे हैं रिएक्शन हो रहा है और हीट एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और जब क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन होगा और हीट एनर्जी क्या होगा आपका, एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब कि अंदर ही रह जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे समझना है बाबू, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का हम बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक चूना पत्थर जो होता है, अगर उसको पानी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना को पानी में मिला रहे हैं तो चूहे देखिएगा वो खौलता है, बॉईल करता है, तो जब जिसमें इससे क्या होगा, तो उस पर ये पूरा उसका कंटेनर गर्म हो जाता है, उसके साथ साथ वो वेपर्स के रूप में आपको देखने को मिले, उससे वेपर निकल रहा है, तो हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है बाबू, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें क्या होता है, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से समझ के चलना है कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, मतलब तापमान में या तो बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी हो रही है, तो उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रिलीज ऑफ गैस, गैस का रिलीज होना। अब देखो मेरा बात समझो आप लोग, रिस्पायरेशन आप पढ़िएगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका शायद 7 या 8 चैप्टर में आपका रिस्पायरेशन में भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें समझिएगा रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम अब 7 में आओगे तो आगे आएंगे हो, तो 7 में आपको ये पढ़ना होगा डिफरेंस। बचपन में आप रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों का सेम डिफिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन जब बायोलॉजी में इस बार आओगे तो रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में आपका रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्रीदिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना, एक्सहेल करना। लेकिन रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, आपको सिंपली यहाँ पे समझा दे रहा हूँ क्योंकि चैप्टर तो हम स्टार्ट करेंगे ही। रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या होता है कि पूरे बॉडी में बोलते हैं ना, डाइजेशन हो जाता है, पच जाना जिसको बोलते हैं, पाचन होना, ठीक है, पच गया। तो उसके बाद वो फूड से जो एनर्जी, मतलब बोलते हैं जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो हमारे बॉडी तक कैसे मिलते हैं, यानी कि फूड स्प्लिट करता है, ठीक है, स्प्लिट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो रिस्पायरेशन की वजह से होता है। मतलब जो फूड हम खाएं उसका ब्रेक डाउन होता है किसके मौजूदगी में, ऑक्सीजन के मौजूदगी में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं, ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके। तो यहाँ पे सिंपली सी बात समझना है कि जब भी फूड कहिए, आपको पता है इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, थोड़ा डार्क ले लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। जब इसके ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस रिलीज करता है, ठीक है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उसके साथ साथ ये वाटर भी रिलीज करता है और एनर्जी भी रिलीज करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, एनर्जी जो होता है ATP के रूप में निकलता है, ठीक है। बस अभी याद रखना, फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं, बताएंगे तो घोच पोच हो जाएगा, लिखेंगे नहीं लेकिन बोल देते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अभी आपको समझना है बस इतना कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस रिलीज होता है, वाटर और एनर्जी निकलता है। तो वो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब गैस रिलीज हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे गैस निकल रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ कौन सा CO2 गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। आप कोई भी आयरन मेटल्स ले लो एकदम नया, और अगर उस पर आप ये सिल्वर या कॉपर कुछ भी, अगर उसको हम उस पर ध्यान ना दें, उसको समय के साथ क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका शाइनिंग, चमक जो होता है ख़त्म होने लगता है, डल देखने में, डल मतलब बोलते हैं ना भद्दा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उन पर एक लेयर चढ़ता है, और वो लेयर को हम क्या बोलते हैं, जो लेयर चढ़ता है वो रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, मतलब लाल भूरे जैसा, ये आप देख सकते हो फिगर में, रेडिश ब्राउन लेयर चढ़ता है उनके ऊपर। और ये तब चढ़ता है जब क्या होता है कि वो मेटल किसके संपर्क में आता है, ऑक्सीजन और
मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो उसमें क्या होता है, एक लेयर चढ़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलते हैं उसको, रस्ट। और ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आपको अगर डिफाइन करना होगा तो आप इस तरीके से लिखते हैं, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ, या ऐसे से लिखना, व्हेन मेटल आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन atmosphere, then it forms rust. This process is called रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, आपका डेफिनेशन लिख दिया। अगर आपसे क्वेश्चन हम देंगे तो आपको ये आपको आंसर करना, समझ में आ रहा है मेरा बात। उसी तरीके से अगर हम ज्वेलरी की बात करें, मैंने आपको ये एग्जांपल दे ही दिया। और अगर हम बात करें कॉपर का जो होते हैं ना, कॉपर के जो वस्तु होते हैं उनमें क्या होता है कि वो जैसे ही रिएक्शन में करते हैं तो उन पर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है। मैं वहाँ पे फिगर पे आपको भी वहाँ पे, ठीक है, आप दिखाया था और उस लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था। तो ये जनरली क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं और वाटर की वजह से, जिसकी वजह से रिएक्ट करके वो क्या करते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। ठीक है, ये आपको, ये मैंने लिखवा ही दिया है, ये डेफिनेशन आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ये मैंने नीचे लिखवा दिया आसान डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब देखो जंग लग रहा भाई, अब उससे बचाना भी तो एक हम लोग का मेजर रोल है। तो क्या क्या मेथड है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं रस्ट से बचाने के लिए, किसी भी मेटल्स को, या रस्ट या कोरोजन से बचाने के लिए। तो पहला आता है आपका गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है वो कि इसमें एक वो मेटल के ऊपर जिस पे जंग लगता है, उस मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल का क्या करते हैं, कोटिंग कर, दूसरे मेटल जिस पे जंग नहीं लगता, तो उसका नाम क्या है, जिंक। बड़ा सा लिख देना है, जिंक। ठीक है, मेटल पे जिंक का कोटिंग किया जाता है ताकि कौन से मेटल जिस पे जंग लगता हो, मान लो आयरन मेटल, तो उस पर जिंक का कोटिंग किया जाता है ताकि उस पर क्या हो सके, उसको जंग लगने से बच सके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, या इट इज़ ए मेथड। ठीक है, इट इज़ ए मेथड टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए लेयर ऑफ जिंक। ये आपका गैल्वनाइजेशन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब क्या होता है आपको देखिएगा, एलॉइंग का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल या नन मेटल को आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक मेरे पास कोई मेटल है जिस पे जंग लगता है, ये मेटल M है जिस पे जंग लगता है, तो हम क्या करते हैं ना कि इस मेटल को बनाने के लिए इस पर दो या उससे और कोई मेटल को मिला करके बना देते हैं जिसमें जंग नहीं लगता हो। तो मेटल नन मेटल को मिला करके एक नया फॉर्म तैयार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं, एलॉय। ये होता है मिक्सचर आपका होता है मेटल और नन मेटल का। ठीक है, ताकि ये जंग लगने से बच सके। जैसे स्टील, घर में जो बर्तन आता है ना वो स्टील का, उस पर देखिए कितना ही पानी से धुलाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में, लेकिन जंग नहीं लगता है, क्योंकि वो एलॉइंग किया होता है। मतलब कि वैसा मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज से वो बना हुआ होता है जो कि जंग से क्या करता है, हमें बचाता है, जिसपे जंग नहीं लगता। आप ये भी देखते हो सोल्डर। अब बोलिएगा सर सोल्डर क्या है, सोल्डिंग देखेंगे, आप जानते हैं सोल्डिंग करवाने जाते हैं, कहीं पे वायर उखड़ जाता है किसी भी डिवाइस का, तो वहाँ पे सोल्डिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो सोल्डर उसको बोलते हैं, जिसका एलॉय होता है वो, जिससे वो करते हैं वहाँ पे। ठीक है, जिसको लगा करके वहाँ पे सोल्डिंग करते हैं। तो ये आप उतना नहीं जानो, ये आपको बता रहे कि टिन का और बना होता है। ठीक है, लीड और टिन का बना होता है, ये मत समझना नहीं तो फिर घोच पोच हो जाएगा। अब ये भी हटा दो, मेल्टिंग पॉइंट किस लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। वेल्डिंग मतलब जोड़ने के लिए, दो इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाय अप्लाइंग पेंट। अगर हम पेंट कर दें, देखो अब ये बात थोड़ा सा, ये तो एकदम आसान और समझने योग्य है। हमको पता है रस्ट तभी लगेगा भाई जब एक तरफ ऑक्सीजन भैया होंगे और दूसरे तरफ कौन होगा, आपका मॉइस्चर दीदी। ठीक है, अगर इन दोनों से इसका रिश्ता अलग कर दे मेटल का इससे कोई वास्ता ही ना हो तो जंग लगेगा नहीं। तो उसके ऊपर में क्या करते हैं कि देखिएगा, घर में जो लोहे के जो गेट होते हैं, खिड़की जो बनते हैं, तो उसमें देखिएगा पेंट किया जाता है। क्यों,
पेंट करने से क्या होता है, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब जो मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से उस पर जंग नहीं लगता। इसीलिए अब बोलिएगा कि सर एक बार पेंट करा देंगे तब तो जीवन बीमा चलेगा ना एलआईसी की तरह, तो नहीं, वो जीवन बीमा नहीं चलता है। आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो पेंट भी होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, वो ख़राब होते हैं, वो उतरते हैं। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर हम पेंट करते रहते हैं तो वो हम मेटल को क्या करते हैं, उसको कोरोड होने से या जंग लगने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बाय ऑयलिंग और ग्रीजिंग, जहाँ पे अगर ऑयलिंग करना, अगर मेटल के ऊपर या आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ऑयलिंग भी रेगुलर कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं उसके ऊपर, ग्रीस लगा रहे हैं, तो उस पर जो रस्ट, जो रेडिश ब्राउन कलर का लेयर है उसको चढ़ नहीं पाता है। आपको पता है ऑयल के ऊपर कुछ सेटल नहीं करता, वो क्या होता है, वो स्लिप कर जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाते और उसमें भी रस्ट नहीं लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरा बात। अब आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि एक फिजिकल चेंज है। क्या है ये क्रिस्टलाइजेशन? अगर हम समझे इस चीज़ को, तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम साल्ट के या प्योर सबस्टांस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स के रूप में क्या करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं उसके सॉल्यूशन से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। चलो नहीं समझ में आया भाई, सर आप क्या बोल दिए। एक सिंपल सी बात, आपको पता है कि साल्ट कहाँ से प्रोड्यूस मिलता है हमें, इवापोरेशन के ज़रिए, ठीक है। जब सी वाटर इस समुद्र के पानी इवापोरेट करते हैं तो साल्ट मिलता है हमें। अब वो जो साल्ट जो ये सी के ज़रिए मिलता है वो प्योर नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, गंदगी होते हैं। तो उसको इम्प्योरिटीज़ को प्योर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए वो एक ऐसा मेथड का हम लोग अप्लाई करते हैं जिससे क्या करते हैं, हमारा साल्ट बड़े क्रिस्टल रूप में भी मौजूद मिल जाता है और प्योर फॉर्म में भी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब समझो मेरा बात, क्योंकि साल्ट जो इवापोरेशन के जरिए जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है और इम्प्योर होता है। तो उसको करते क्या है कि उसको एक सॉल्यूशन में डालते हैं साल्ट को, ठीक है, और तब तक इसको गर्म करके घोलते रहते हैं, जब तक क्या हो, पूरा वो साल्ट उसमें घुलना बंद ना कर दे, ठीक है, तब तक घोलते जाएंगे, ठीक है, जब तक उसमें घुलना बंद ना कर दे। अब उसको क्या करेंगे, इसको गर्म जब रहेगा तो इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे आप कुछ एक स्टिक या एक डंडा रख दीजिएगा और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या कुछ ऐसा, कुछ भी आप यहाँ पे अगर चाहो धागा जैसा रचना या कुछ भी एक स्टिक टाइप का कुछ, यहाँ पे आप इसको ऐसे लटका दोगे पानी में, ठीक है, और इसको छोड़ दोगे कुछ समय के बाद या कुछ समय तक। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो देखिएगा कि सारा जो साल्ट का जो बड़ा बड़ा क्रिस्टल होता है ना, ये इस तरीके से क्या होता है, अटैच हो जाता है। ग्रीन से दिखाते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रिंग में अटैच हो जाता है, मतलब ये जो होता है आपका प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल होता है साल्ट का, बड़ा बड़ा फॉर्म होता है, क्योंकि साल्ट बहुत छोटा होता है ना, तो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो ये बड़े रूप में क्या होते हैं, यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, डेराइविंग का मतलब होता है ऑब्टेन करना, क्या करना, ऑब्टेन करना या प्राप्त करना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सबस्टांस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, इस घोल से, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, घोल, इस घोल से लार्ज क्रिस्टल फॉर्म को क्या करना, ऑब्टेन करना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। मतलब क्रिस्टल के रूप में ही कोई चीज़ ऑब्टेन कर रहे हैं तो क्या कहला रहा है वो, क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिजिकल चेंज है और साल्ट का जो क्रिस्टल होता है ये भी इस इवापोरेशन ऑफ सी वाटर के जरिए प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक चीज़ और देखें कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, प्राप्त करते हैं इसी के ज़रिए, ठीक है। कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट एक तरह का हम बोल सकते हैं आपका मिक्सचर होता है, कंपाउंड बोलिए, कॉपर और सल्फर का मिक्सचर होता है। इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टू द बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ वाटर डाइल्यूट। देखो ये हम क्या करें, बर्नर है, सेम चीज़, यहाँ पे हम एक बॉइलिंग वाटर लिए हैं और इस जो डिश है, ये चाइना डिश जो है, इसमें क्या किए हैं, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाले हुए, ठीक है। इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं। अब हीट करने के बाद सिंपली इसको छोड़ दिए, क्या कर दिए, इसको छोड़ दिए। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब जब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा कि हमें देखने को मिलेगा नीचे में क्या, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, क्या होगा, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। और फिर उसको हम चाहें तो वो मिक्सर को फिल्टर करके देख सकते हो, उसमें हमें कॉपर सल्फेट आराम से
मिल जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है जो कि आपका मैंने साल्ट का प्रोसेस बताया ना, बस आपका वही आपका प्रोसेस है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन, तो आपसे ये नहीं पूछेगा आप क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये याद रखिएगा, और कैसे साल्ट प्रोड्यूस होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका चैप्टर एंड हो रहा है, लेकिन लास्ट में मैंने एक चीज़ और आपको लिखा है यहाँ पे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज मतलब होता है वैसा चेंज जिसको रिवर्स कर सकते हैं। मतलब कि एक बार जैसे हम बटर को पिघला करके ये बना सकते हैं, फिर से हम क्या कर सकते हैं, बटर को वापस हम बटर उस शेप में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल हो गया। अगर हम लकड़ी को जला देंगे तो क्या वापस लकड़ी मेरा आएगा? क्या नहीं ना, खत्म, वो राख बन जाएगा, ऐश के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल, मतलब जिसको दोबारा ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दोनों में अंतर करना है। तो फिजिकल चेंज जो होता है बताएं बाबू, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है शेप साइज में, उसका केमिकली कुछ चेंज नहीं होता। और केमिकल चेंज में जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, इसमें नए सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बस वो पार्ट में बदल जाता है। और इसमें क्या होता है, नए सबस्टांस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मतलब कि दूध से दही बन रहा है, ठीक है, अलग चीज़ दूसरा चीज़ में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें आपका जो सबस्टांस होता है वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही होता है। अगर एक पेपर है, इसको हम फाड़ दिए तो 2 पेपर बन गया, तो ऐसा दोनों का अपना अपना प्रॉपर्टी, पेपर का गुण तो रहेगा ही। अब ऐसा थोड़ी फाड़ दिए तो पेपर है तो कुछ और बन जाएगा, नहीं ना, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा उसी तरीके से। लेकिन इसमें जो केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो नया सबस्टांस बनता है उसका ओरिजिनल वाले से नया प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, नया प्रॉपर्टी से दूध, तो देखिएगा अगर हम दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दूध की बात करें, दूध जनरली उसका कोई क्या उसमें खट्टा लगता है क्या? नहीं, लेकिन जो दही बनता है वो खट्टा होता है। तो इसका दोनों का प्रॉपर्टी, मिल्क का और कर्ड का प्रॉपर्टी दोनों क्या होता है, डिफरेंट है। कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे बटर, मेल्टिंग ऑफ बटर, कटिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये सब क्या चाहिए आपका फिजिकल चेंज। ग्लास को तोड़ेंगे भी तो ग्लास ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कांच को अगर तोड़ दिए तो कांच ही रहेगा ना, अब ऐसा थोड़ी है कि कांच से वो कुछ लोहा बन जाएगा। और केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को जला देंगे तो दूसरा चीज़ हो जाएगा, वुड को जला देंगे दूसरा चीज़ बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दूसरा चीज़ है। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, पटाखे को फोड़ दिए तो क्या फिर से पटाखा आ जाएगा क्या बन के? नहीं ना। कुकिंग ऑफ फूड, एक बार खाना पका दिए तो फिर से वो आ जाएगा? नहीं आएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया स्टोमक में तो फिर से क्या फूड स्टोमक में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये सब सारा आपका डिफरेंसेस है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। यहाँ पे आपका चैप्टर 6 भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलेंगे चैप्टर 2 में। इससे पहले हम सोच रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं एक टेस्ट। ठीक है, MCQ टेस्ट अरेंज कर रहे हैं जहाँ पे आप सब मेरे साथ लाइव रहिएगा और टेस्ट को अटेंड कीजिएगा। तो जो भी चैप्टर को सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं वो सीरियसली पढ़िए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे टेस्ट के लिए। और चैप्टर 6 या 7 के बाद हम टेस्ट ज़रूर कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझे पूछ लीजिए। ठीक है।